मैं डॉक्टर प्रतिभा शुक्ला, सह आचार्य हिंदी, MA उत्तरार्ध तृतीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत भाषा विज्ञान प्रश्न पत्र में वाक्य विज्ञान की विभिन्न इकाइयों की चर्चा करते हुए आज मैं वाक्य विज्ञान में विभिन्न आधारों पर किए गए वाक्य के भेदों उपभेद की चर्चा पिछले कई वीडियो से कर रही हूँ। आज मैं प्रमुख भेदों के अंतर्गत जो क्रियामूलक वाक्य के भेद हैं उनकी चर्चा करूँगी। क्रियामूलक भेद वे भेद होते हैं जिनमें वाक्य में क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद किए जाते हैं। इस आधार पर भाषा विज्ञान के अंतर्गत दो प्रकार के वाक्यों को परिगणित किया जाता है। पहला आधार है क्रिया युक्त वाक्य और दूसरा है क्रियाहीन वाक्य। यहाँ पर क्रिया युक्त वाक्य से तात्पर्य है जिन वाक्यों में कर्ता के साथ क्रिया का प्रयोग हो, और दूसरे उपभेद से तात्पर्य है अर्थात क्रियाहीन वाक्यों से तात्पर्य है जिन वाक्यों में क्रिया अंतर्निहित हो अथवा क्रिया को अपूर्ण छोड़ दिया जाए अथवा क्रिया का प्रयोग न किया जाए। तो पहले हम चर्चा करते हैं क्रिया युक्त वाक्यों की। क्रिया युक्त वाक्य सामान्यतः सभी भाषाओं में एक वाक्य में एक क्रिया होती है, वह विधेय के रूप में प्रकट होती है। जैसा कि हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं कि वाक्य में एक उद्देश्य होता है, उद्देश्य से यहाँ तात्पर्य है कर्ता, और दूसरा विधेय होता है जिससे तात्पर्य है क्रिया। अधिकांश वाक्य और संसार की लगभग सभी भाषाओं के वाक्य इसी कोटि के अंतर्गत आते हैं। जैसे बालक विद्यालय जाता है, छात्र पुस्तक पढ़ता है, गीता गाना गाती है, संजय खेलता है। यदि इन वाक्यों को वाक्य के अंग के रूप में देखें तो इनमें दो बातें या दो तत्व स्पष्ट रूप से आए हैं। बालक उद्देश्य, विद्यालय जाता है विधेय। छात्र पुस्तक पढ़ता है, छात्र उद्देश्य, पुस्तक पढ़ता विधेय। गीता गाना गाती है तो गीता उद्देश्य और गाना गाती है विधेय। संजय खेलता है, संजय उद्देश्य और खेलता है विधेय माना जाएगा। वाच्य के आधार पर क्रिया युक्त वाक्य तीन प्रकार के माने जाते हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य एक्टिव वॉइस, कर्मवाच्य पैसिव वॉइस और भाववाच्य से तात्पर्य है इम्पर्सनल वॉइस। तो हमने देखा कि कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य ये तीनों ही चर्चाएं या तीनों ही शब्द हमारी संस्कृत भाषा से आए हैं। वाच्य का संबंध वच धातु से है जिसका अर्थ होता है कहना, बोलना, और इसका अर्थ यह भी माना जा सकता है कहने योग्य। व्याकरण में वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे क्रिया में कर्ता या कर्म की प्रधानता के विधान का पता चलता है। कहने का तात्पर्य कि वाच्य से ही हमें ये पता लगता है कि इस वाक्य में क्रिया की प्रधानता है अथवा कर्म की प्रधानता। सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि भाषा में कभी तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है तो कभी कर्म के अनुसार, और कभी इन दोनों में से किसी के अनुसार नहीं होती। यही वाक्य में वाच्य कहलाता है। अब हम चर्चा करते हैं सबसे पहले कर्तवाच्य। कर्तवाच्य वाक्य जो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है उसे कर्तवाच्य कहते हैं। इसमें क्रिया को करने वाला स्वयं कर्ता होता है अथवा कर्ता मुख्य होता है।
जैसा कि शीर्षक से भी स्पष्ट है। संस्कृत भाषा में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में तृतीया। जैसे रामः पुस्तकम पठति, कर्ता कर्ता राम में प्रथमा विभक्ति और क्रिया पढ़ना में तृतीया विभक्ति है। दूसरा वाक्य लेते हैं हिंदी से, मदन सो रहा है। तो मदन में संस्कृत के अनुसार कह सकते हैं प्रथमा विभक्ति है और कर्म सो रहा है में तृतीया विभक्ति है। दूसरा वाक्य है लड़के खेल रहे हैं। तीसरा वाक्य उदाहरण में देखिए स्क्रीन पर, शारदा पुस्तक पढ़ रही है। चौथा वाक्य है मैंने चाय पी ली है। यदि इनको हम संस्कृत भाषा की व्याकरण के अनुसार समझें तो कह सकते हैं क्रमशः मदन, लड़के, शारदा तथा मैंने में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है और उनके द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जैसे सो रहा है, खेल रहे हैं, पुस्तक पढ़ रही है, चाय पी ली है, इनमें क्रमशः तृतीया विभक्ति है। और इस तरह से हमें ये पता चल रहा है कि इन सभी वाक्यों में कर्ता अर्थात कर्तवाच्य की प्रधानता है और ये वाक्य कर्ता प्रधान होने के कारण कर्तवाच्य के अंतर्गत परिगणित किए जाएंगे और ये क्रिया युक्त वाक्य हैं, क्योंकि सभी में हमें क्रिया स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इन वाक्यों में कह सकते हैं कि सभी वाक्यों में क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार है। दूसरा जो उपविभाग है वो है कर्मवाच्य। क्रिया जब कर्म के अनुसार होती है, इसमें क्रिया को करने वाला कर्ता और कर्म दोनों होते हैं, किंतु कर्म पर बल दिया जाता है, कर्ता पर नहीं। कभी कभी कर्ता का लोप भी हो जाता है। संस्कृत भाषा में कर्म में प्रथमा और कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, जिससे ये पता लग जाता है कि यहाँ कर्ता तो अप्रधान है और कर्म की प्रधानता है। जैसे मया पुस्तकम पठ्यते, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। इस वाक्य को यदि अर्थ की दृष्टि से देखें तो कह सकते हैं कि पुस्तक पढ़ने की क्रिया पर अधिक बल दिया जा रहा है, कौन पुस्तक पढ़ रहा है इस पर बल कम है। दूसरा वाक्य हम अपनी भाषा से लेते हैं, यहाँ हिंदी बोली होती है या हिंदी बोलते हैं। दूसरा वाक्य है मुझसे यह पत्र नहीं पढ़ा जाता। तीसरा वाक्य है बाहर का दरवाजा नहीं खुलता, यह किताब नहीं बिकती। अर्थात इन सभी वाक्यों में कह सकते हैं कि यहाँ पर कर्ता के स्थान पर कर्म की प्रधानता है, हिंदी बोली होती है, यहाँ पत्र पढ़ा नहीं जाता, दरवाज़ा नहीं खुलता, किताब नहीं बिकती। यहाँ पर कर्ता एक तरह से अदृश्य है और कर्म की प्रधानता है। इस संस्कृत में कर्मवाच्य को कर्मणि प्रयोग भी कहते हैं, जिसका तात्पर्य है कि कर्ता की अप्रधानता हो और कर्म की प्रधानता हो, वह कर्मवाच्य कहलाएगा। तीसरा जो प्रकार है वह है भाववाच्य। भाववाच्य में क्रिया न तो कर्ता के अनुसार होती है और न कर्म के अनुसार, वह सर्वदा अर्थात सदैव एक सी रहती है, अर्थात क्रिया मुख्य होती है, कर्म नहीं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि न तो कर्ता की प्रधानता है न कर्म की प्रधानता है, बल्कि क्रिया मुख्य होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिसमें कर्ता या कर्म की प्रधानता न हो, भाव की प्रधानता हो। हिंदी में भाववाच्य का प्रयोग अधिकांशतः असमर्थता
दिखाने के लिए होता है। कुछ लोग भाववाच्य को मध्यवाच्य अर्थात मिडिल वॉइस भी कहते हैं। भाववाच्य अकर्मक क्रिया का रूप होता है। संस्कृत भाषा में कर्ता में तृतीया होती है और क्रिया में सदैव प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग होता है। जैसे मया हस्यते, मेरे द्वारा हंसा जाता है। उदाहरण अब और आगे हिंदी से लेते हैं। राम से पढ़ा नहीं जाता, या राम से गाया नहीं जाता, या राम से बैठा नहीं जाता। यहाँ पर पढ़ने में असमर्थता, गाने में असमर्थता और बैठने में भी असमर्थता प्रकट हो रही है। इसलिए ये सभी वाक्य न तो कर्मवाच्य में आएंगे न कर्तवाच्य में आएंगे, बल्कि इन्हें भाववाच्य के अंतर्गत गिना जाएगा। अगला एक वाक्य और स्पष्ट करते हैं कि बीमारी के कारण चला नहीं जाता। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सभी वाक्य भाववाच्य के अंतर्गत आते हैं। एक अगला वाक्य और है, बुढ़ापे के कारण अब खाया नहीं जाता। अब ये बुढ़ापे के कारण खाया न जाना हो सकता है पेट या पाचन क्रिया ठीक न होने के कारण खाया न जा सकता हो, या दांतों की शिथिलता के कारण न खाया जा सकता हो, या अन्य कोई भी कारण हो सकता है। अकर्मक क्रिया में क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती। जाना, आना, हंसना, रोना, सोना, बैठना आदि ये सभी अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे नमिता हंसती है। सकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है, जैसे लिखना, पढ़ना, काटना, देखना आदि। सकर्मक वाक्य में सदैव कर्म को जानने की आकांक्षा रहती है। जैसे धोबी धो रहा है। वाक्य में क्या धो रहा है ये जानने की श्रोता के मन में आकांक्षा होती है और इसी आधार पर ये भाववाच्य या अकर्मक सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। इन वाक्यों की चर्चा करने के बाद अब हम बात करते हैं क्रियाहीन वाक्य की। क्रियाहीन वाक्य वे वाक्य होते हैं जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता, तब ऐसे वाक्यों को क्रिया रहित या क्रियाहीन वाक्य कहते हैं। प्रचलन के आधार पर कई भाषाओं में क्रियाहीन वाक्यों का प्रयोग होता है। वहाँ जो है क्रियापद सदैव गुप्त रहता है और गुप्त रहने के कारण वो क्रिया वाक्य में स्पष्टता नहीं दिखाई देती। जैसे तर्पणम। अब तर्पणम में क्या तर्पणम, ये आकांक्षा तुरंत स्पष्ट हो जाती है और उत्तर उसमें अंतर्निहित होता है पिंडीम, अर्थात पिंड का तर्पण किया जा रहा है। क्रियाहीन वाक्य के कई भेद होते हैं, उन भेदों की चर्चा करते हैं। और ये भेद यदि हम शीर्षक के रूप में इनकी चर्चा करें तो कह सकते हैं, पहला भेद होता है प्रचलन मूलक, दूसरा प्रश्नवाक्य, तीसरा होता है मुहावरों एवं लोकोक्तियों में, चौथा भेद होता है विज्ञापनों समाचार पत्रों के शीर्षकों में, और अगला भेद है आतंक भय विस्मय सूचक पदों में। पहले भेद की चर्चा करते हैं, प्रचलन मूलक भेद या प्रचलन मूलक क्रियाहीन वाक्य। संस्कृत, रूसी, बंगला आदि भाषाओं में सहायक क्रिया के बिना भी वाक्यों का प्रयोग किया जाता है और उनमें क्रिया अंतर्निहित मानी जाती है। हिंदी और अंग्रेजी भाषा में क्रियाहीन वाक्यों का क्रिया का होना अनिवार्य माना जाता है। जैसे संस्कृत में इदम मम गृहम, यह मेरा घर है। रूसी एता मोए होम, ये मेरा घर है। बंगला एई आमार बाड़ी, ये मेरा घर है। दूसरा है प्रश्न वाक्य। प्रश्नोत्तर शैली या वार्तालाप में प्रश्न वाक्यों में प्रश्न पर या केवल उत्तर में वाक्य में क्रिया रहित होती। जैसे तुम कहाँ से, इसमें क्रिया नहीं है।
उत्तर होगा जयपुर से। तुम कब आओगे? कल। उत्तर होगा जैसा भाई वैसी बहन, सारा संसार विनाश की ओर। अधूरा सा वाक्य लगता है, अगर इस वाक्य को पूरा करें तो कहें संसार विनाश की ओर जा रहा है। अब जा रहा है क्रिया का यहाँ पर लोप है। इससे पहले के वाक्य में जैसा भाई वैसी बहन है, ये क्रिया का यहाँ पर लोप है। अधिकतर प्रयत्न लाघव के कारण क्रियाहीन वाक्य का प्रयोग किया जाता है। अगला जो भेद है वह है मुहावरों एवं लोकोक्तियों में। मुहावरों एवं लोकोक्तियों में हम प्रायः देखते हैं कि इनके प्रयोग में कभी भी क्रिया का प्रयोग नहीं होता। जैसे यथा राजा तथा प्रजा, जैसी करनी वैसी भरनी, आम के आम गुठलियों के दाम, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। इन सभी लोकोक्तियों में और मुहावरों में हम देख रहे हैं कि कहीं भी पूरक या संपूरक क्रिया का प्रयोग नहीं है। अगला जो भेद है वह भेद है विज्ञापनों, समाचार पत्र आदि के शीर्षकों में भी हम क्रियाहीनता पाते हैं या उनका प्रयोग क्रियाहीन वाक्यों के रूप में होता है। जैसे विज्ञापनों में हम देखते हैं बूढ़े से जवान, दूसरा है नक्कालों से सावधान, देश में दुर्भिक्ष, युवती पर हमला, हिंदुओं सावधान, इस्लाम खतरे में, सिलेंडर भभका घर धधका, सद्दाम का आखिरी सफ़र। ये सभी प्रयोग इस तरह के हैं जिनमें क्रिया का प्रयोग नहीं है, इसलिए इन्हें क्रियाहीन वाक्यों के अंतर्गत लाते हैं। अगला जो और अंतिम भेद है क्रियाहीन वाक्यों का वह है आतंक, भय, विस्मय आदि सूचक पदों में भी क्रियाहीनता दिखाई देती है। जैसे आग आग, चोर चोर, हाय हाय, दुर्भाग्य दुर्भाग्य, बाढ़ बाढ़, भूकंप, तबाही, सुनामी आदि। ये सभी प्रयोग इस तरह के हैं कि इनमें क्रियाहीनता है या क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया। इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि क्रिया के आधार पर हमने वाक्य के दो भेद किए, क्रिया युक्त वाक्य और क्रियाहीन वाक्य। अब इससे अगली चर्चा में हम वाक्य के गौण भेदों के अंतर्गत शैली मूलक भेदों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।